राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर एंड राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द को श्योरिटीज। तो राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर यानी कि क्रेडिटर गारंटर का क्रेडिटर के खिलाफ क्या राइट है? राइट टू सिक्योरिटी एंड राइट टू सेट ऑफ एंड राइट टू शेयर द रिडक्शन। राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू सेट ऑफ, राइट टू शेयर द रिडक्शन। आइए एक एक देखना चालू करते हैं। राइट टू क्रेडिटर्स सिक्योरिटी, पढ़ना चालू कर भाई। मंशा कहाँ चली गई? मंशा मैडम। हाँ सर। पढ़ना चालू करो। हाँ। Right to creditor's security. Security is entitled to every security which creditor has against the principal debtor at the time when the contract of guarantee is made. देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि सर राइट ऑफ सब्रोगेशन में गारंटर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर। तो क्रेडिटर के पास में प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ जो भी राइट्स हैं वो सारे के सारे गारंटर को मिल जाएंगे, क्योंकि अब बस इस सी को बस क्या करना है, जी बना देना है। ही इज स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ द, ही इज स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ द गारंटर। ठीक है, चलिए नंबर 1। तो सर अब मजे की बात क्या है कि सर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को उधार देने से पहले कोई चीज एज अ सिक्योरिटी यदि रखाई थी, तो वो अब गारंटर का राइट है कि वो क्रेडिटर से ले सकता है उस सिक्योरिटी को। दैट इज व्हाट इज श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू एवरी सिक्योरिटी विच द क्रेडिटर हैज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज मेड। क्रेडिटर से वो लेने का पूरा अधिकार है, उसको क्रेडिटर से वो लेने का अधिकार है। सेकंड पॉइंट वंशा। आज मंशा का नेटवर्क लूज है। ईशा बांगड़ आप पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट। Whether the surety knows of such security or not is immaterial and he is entitled to it. चाहे सिक्योरिटी या गारंटर को जो प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर के पास में कोई सिक्योरिटी रखाई है उसके बारे में पता है या नहीं पता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज इमटेरियल वेदर ही नोज अबाउट सच सिक्योरिटी और नॉट। उसका अधिकार होगा वो सिक्योरिटी पाने का। क्रेडिटर या प्रिंसिपल डेटर ये नहीं बोल सकते भैया हमने तो आपको कुछ बताया ही नहीं था कि हम ऐसी सिक्योरिटी रख भी रहे हैं, आपने उसके बावजूद भी हमको गारंटी दी है हमारे प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे, तो फिर अब आप उसके बिना ही पूरा कर लो ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि सर जो चाहे इसे ध्यान है या नहीं है कि प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर को ऐसी सिक्योरिटी दी है, चाहे इसे ध्यान है या नहीं है, इसका एंटाइटलमेंट होगा, इसको रिसीव करने का अधिकार होगा वो सारी सिक्योरिटीज। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। If the creditor loses without security's consent parts with such security, the surety is discharged to the extent of the value of the security. If the creditor loses or without surety's consent parts with such security, the surety is discharged to the extent of the value of the security। अभी क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है, देखो ये प्रिंसिपल डेटर है, ये क्रेडिटर है और ये गारंटर है। अभी इसने गारंटी दे दी इनके बीच में ट्रांजैक्शन के लिए। अब क्या हुआ, इसने यहाँ पर एक सिक्योरिटी रखाई हुई थी। टोटल ट्रांजैक्शन है 10 लाख रुपए का और सिक्योरिटी थी करीब 7 लाख रुपए का कोई एक अमाउंट, ये कोई वैल्यूएबल आइटम एज अ सिक्योरिटी रखा हुआ था। क्रेडिटर ने क्या किया, उस आइटम को या तो लूज कर दिया या फिर घुमा दिया या फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया विदाउट हिज कंसेंट, विदाउट हिज कंसेंट। तो फिर क्या होएगा, 7 लाख रुपए तक से इसकी गारंटी अमाउंट कम हो जाएगा। 7 लाख रुपए तक से इसका गारंटी अमाउंट कम हो जाएगा। श्लोक समझ में आ रहा है तेरे को? श्लोक समझ आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो 7 लाख रुपए तक से जितने अमाउंट का गारंटी जो सिक्योरिटी था वो उसने लूज कर दिया या बिना इसकी परमिशन के इधर उधर काम में ले लिया या घुमा दिया, कुछ भी कर दिया, उतने रुपए से इसकी गारंटी कम हो जाएगी। ठीक है, वापस देख लो।
इफ द क्रेडिटर लूजेस या विदाउट श्योरिटीज कंसेंट पार्ट्स विद सच सिक्योरिटी, वापस दे देता है इसको मान लो, या यूज कर लेता है या बेच लेता है, तो उतने रुपए से देन द श्योरिटी इज डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, जितने भी सिक्योरिटी की वैल्यू थी उतने रुपए से वो डिस्चार्ज हो जाएगा। मान लो इसने 5 लाख रुपए में ही मार्केट में बेच दिया, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू 7 लाख रुपए थी, तो भी ये 7 लाख रुपए से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जितनी उस सिक्योरिटी की वैल्यू थी इतने रुपए से उसका गारंटी कम हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइट टू क्रेडिटर सिक्योरिटी पहला राइट है श्योरिटी का अगेंस्ट दी क्रेडिटर। जो क्रेडिटर को सिक्योरिटी थी वो सारी की सारी मेरे को राइट है, मुझे मिलनी चाहिए। रिया बोल क्या हुआ? सो 5 लाख वाला एग्जाम्पल नहीं समझा। 5 लाख वाला एग्जाम्पल ये है, प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर को सिक्योरिटी दी जिसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए थी, मार्केट वैल्यू 7 लाख रुपीस थी, एक्चुअल वैल्यू उसकी। ठीक है, इसने क्या किया, उसको मार्केट में 5 लाख रुपए में डिस्पोज ऑफ कर दिया। ठीक है, तो अब गारंटर कितने रुपए से इसकी गारंटी कम मानी जाएगी? सर जो उसकी मार्केट वैल्यू थी ना, जो एक्चुअल वैल्यू थी, उतने रुपए से इसकी गारंटी कम हुई भी मान ली जाएगी। बात समझ आ गई? ठीक है, मेन बात ऐसे नहीं पूछेंगे, मेन बात आपसे ऐसे पूछेंगे कि सर यदि इसने बिना इसकी कंसेंट के वो सिक्योरिटी लूज कर दी, तो फिर उतने रुपए से इसकी जितनी उसकी वैल्यू थी उतने से इसकी गारंटी कम हुई भी मान ली जाएगी। ठीक है भाई, बात समझ आ गई? यस, चलिए नेक्स्ट राइट अगेंस्ट द श्योरिटी इज राइट टू सेट ऑफ, नेक्स्ट राइट ऑफ गारंटर अगेंस्ट द क्रेडिटर इज राइट टू सेट ऑफ। श्योरिटी कैन हैव द बेनिफिट ऑफ द सेट ऑफ व्हिच द पीडी हैड अगेंस्ट द क्रेडिटर। बहुत सिंपल सी बात है सर, प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर इधर से इधर और इधर से इधर दोनों तरफ से अमाउंट आने जाने थे। मान लो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में एक 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ जिसके लिए गारंटर ने गारंटी दे दी। अब क्रेडिटर से भी प्रिंसिपल डेटर को 2 लाख रुपए आने थे। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो सर भले ही इसने गारंटी दी है, सर ये 2 लाख रुपए से ये सेट ऑफ क्लेम कर सकता है, जितना सेट ऑफ प्रिंसिपल डेटर को अधिकार था ये गारंटर भी उतने रुपए से सेट ऑफ क्लेम कर सकता है कि 10 लाख में से 2 लाख तो आपको वैसे ही इसको चुकाने थे, 8 लाख रुपए हम आपको दे देते हैं। तो सेट ऑफ का फायदा कौन सा सेट ऑफ? जो क्रेडिटर का प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट था, वो सॉरी प्रिंसिपल डेटर का क्रेडिटर के अगेंस्ट था। ये 2 लाख रुपए मैं भी तो आपसे मांगता हूं, तो इसका सेट ऑफ मेरे को दो। ठीक है, तो ये सेट ऑफ का फायदा गारंटर मांग सकता है। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट राइट टू शेयर द रिडक्शन। ईशा वांगड़ पढ़िए इसको। Right to share reduction. The surety has right to claim reduction in his liability if the principal debtor becomes insolvent. The surety has the right to claim reduction in his liability if the principal debtor becomes insolvent। देखो इसको एग्जाम्पल से समझना। X took a loan of 50,000 from Y, तो यानी कि प्रिंसिपल डेटर ने अपने क्रेडिटर से 50,000 रुपए का लोन लिया जिसके लिए गारंटर ने गारंटी दिया। ठीक है, विच वॉज गारंटीड बाय Z। X became insolvent and only 25% is realized from his property against liabilities। ठीक है, 25% ही रियलाइज हुआ, यानी कि 12,500 रुपए प्रिंसिपल डेटर से रिसीव हुए। 12,500, 50,000 का 25% कितना होता है? 12,500 रुपए। तो गारंटर इतने रुपए से, मंशा शर्मा अरे मंशा शर्मा कहाँ चली गई? गारंटर इतने रुपए से रिडक्शन अपनी गारंटी में क्लेम कर सकता है, यानी अब उसे 50,000 माइनस 12,500 या उतना रुपया ही गारंटी में चुकाना पड़ेगा, उतना रुपया ही गारंटी में चुकाना पड़ेगा। ये कौन है यार?
मंशा शर्मा, पूरी क्लास में मंशा। चलिए हेलो। आगे बढ़ते हैं भाई। तो यानी कि श्योरिटी का क्या राइट है कि सर यदि जो भी रिडक्शन हुआ है वो क्लेम कर सकता है प्रिंसिपल डेटर। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि सर प्रिंसिपल डेटर को अपने क्रेडिटर को 50,000 रुपया चुकाना है, 50,000 रुपया चुकाना है, इसने 10,000 रुपये चुका दिए, तो सर बाकी की गारंटी 40,000 की, तो ये इसने पूरे 50,000 के लिए, तो अब रिडक्शन तो वैसे भी क्लेम कर सकता है। तो बहुत बेसिक कॉमन सेंस की बात है कि सर इसने 10,000 चुका दिए तो बचे हुए मैं चुकाऊंगा, ठीक है। ये इंसॉल्वेंट हो गया तो इससे जो वसूल पाए 12,500 रुपए वसूल पाए वो 50,000 की गारंटी में से कम कर देंगे। सर कोई सेट ऑफ बन रहा था, इधर से भी इधर जा रहा था, इधर से भी इधर जा रहा था, तो वो सेट ऑफ भी क्लेम कर सकता है गारंटर। फिर गारंटर जो है सिक्योरिटी से इसने छेड़छाड़ कर दी तो वो सिक्योरिटी जितने अमाउंट वाला पैसा जो है वो कम कर देगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक राइट्स है, द राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। केवल समझ तो गए हो, केवल अब याद रखने की बात है। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट, तीसरा पार्ट चालू करते हैं। राइट ऑफ श्योरिटी या गारंटर अगेंस्ट द को श्योरिटीज। राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द को श्योरिटीज। को श्योरिटीज अपन ने कल देखा है ना, ऐसी भी तो सिचुएशन हो सकती है, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर, और गारंटर में यहाँ पर गारंटर 1, गारंटर 2, गारंटर 3, या श्योरिटी 1, श्योरिटी 2, श्योरिटी 3। तो ये सब आपस में क्या है, ये सब आपस में को श्योरिटीज हैं, ये सब आपस में को श्योरिटीज हैं। तो एक को श्योरिटी का दूसरे को श्योरिटी के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स हैं, तो राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट दी को श्योरिटीज, तीसरा एंगल। इसके खिलाफ देख लिया, इसके खिलाफ देख लिया, अब को श्योरिटीज के खिलाफ गारंटर्स या श्योरिटीज का क्या राइट है, लेट्स सी दैट। चलिए थर्ड वन, राइट अगेंस्ट दी को श्योरिटीज। को श्योरिटीज व्हेन द सेम डेट और ड्यूटी इज गारंटीड बाय 2 or more persons, such persons are called co-sureties, such persons are called co-sureties, ठीक है। नाउ सबसे पहला, co-sureties are liable to contribute equally unless otherwise agreed। सबसे पहली बात, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, को श्योरिटी 1, श्योरिटी 2, श्योरिटी 3। अब इन तीनों ने मिलके यहां पर गारंटी दी है क्रेडिटर को। यदि कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज नहीं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, तो इन तीनों की बरोबर बरोबर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस अमाउंट को चुकाना जो कि अब चुकाने के लिए ड्यू हो चुका है। मान लीजिए प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर को 3 करोड़ रुपए की चुकाने का बोला गया है, मतलब 3 करोड़ रुपए की इन लोग ने गारंटी ली है, पर ये नहीं बताया कौन कितने अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो सर इट इज बट ऑब्वियस कि सर तीनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे 1-1 करोड़ के, सबकी जॉइंट रिस्पॉन्स। अपन ने पढ़ा या नहीं पढ़ा यार, परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस, परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, एक टॉपिक पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। सर तीनों की जॉइंट लायबिलिटी होगी, तीनों की इक्वल लायबिलिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, तो अनलेस अदरवाइज एग्रीड ईच श्योरिटी इज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली फॉर डिस्चार्ज ऑफ द होल डेट और पार्ट ऑफ द डेट रिमेन्स अनपेड बाय द डेटर। यानी कि इसने यदि कुछ भी नहीं चुकाया है तो तीनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तीनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है 1-1 करोड़ चुकाने की। सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो एक बात और समझना, परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस में अपन ने एक बात पढ़ी थी कि सर इट इज जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, इट इज जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी, यानी कि जॉइंटली तो आप लोग रेस्पॉन्सिबल हो ही, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इंडिविजुअली भी 3-3 करोड़ रुपए के लिए तीनों रेस्पॉन्सिबल हो। याद करो ये चीज को, जॉइंट और सेवरल लाइबिलिटी होती है, वहां मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इट इज जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी कि सर तीनों की इंडिविजुअल तो जॉइंटली तो होती है 1-1 करोड़ की, सेवरल यानी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, 1 से भी 3 करोड़ रुपया पूरा मांगा जा सकता है। फिर बदले में इसे क्या राइट मिलेगा कि इनसे कंट्रीब्यूशन ये वसूल सकता है, वो ठीक है, वो सब बातें यहाँ एज इट इज लाके चिपका दो। बट मेन बात क्या है
यदि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो तीनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि तीनों बरोबर बरोबर चुकाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि यदि को श्योरिटीज की बात हो रही है तो आप लोग एक काम करें कि जो भी गारंटर बन रहा है वो अपना अमाउंट पहले से फिक्स कर दे कि मैं मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए, मैं मैक्सिमम 1.5 करोड़ रुपए, मैं मैक्सिमम 50 लाख रुपए के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। उसी समय डिसाइड कर दिया जाए तो बाद में गड़बड़ जाला होगा ही नहीं, ठीक है। अनलेस अदरवाइज एग्रीड ईच श्योरिटी इज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली फॉर डिस्चार्ज ऑफ द होल डेट और पार्ट ऑफ द डेट विच रिमेन्स अनपेड बाय द डेटर। अब इसका क्या मतलब है, पार्ट ऑफ द डेट विच रिमेन्स अनपेड बाय द डेटर का मतलब है कि सर पार्ट ऑफ द डेट विच रिमेन्स अनपेड, प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर को 3 करोड़ में से 1 करोड़ रुपया चुका दिया, 1 करोड़ रुपया चुका दिया, बचा कितना, 2 करोड़। तो 2 करोड़ इन तीनों में इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। पार्ट ऑफ द डेट विच रिमेन्स अनपेड इज 2 करोड़ रुपीस, ठीक है। इतनी सी बात है, सिंपल लॉजिकल है। चलिए एग्जाम्पल्स वही है कि एक में तो 3 लाख था कि सर तीनों 1-1 लाख बियर विथ करेंगे, और एक में उन्होंने फिक्स कर दिया कि मैं 25% के लिए, मैं 25% के लिए गारंटी लेता हूँ और मैं 50% के लिए, तो डिफॉल्ट पे फिर उससे ज्यादा उनसे नहीं मांगा जा सकता है। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज में पहला था को श्योरिटीज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली, लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। तो अपने है ना एग्जाम में यदि आ जाए ना, जब तक अपने से पूछा नहीं जाए, अपने को जॉइंट एंड सेवरल वाले फंडे को जबरदस्ती नहीं चिपकाना है। अपने को तो ये लिखना है एज पर सेक्शन 146 co-sureties are liable to contribute equally. Point number B, right to claim contribution of only agreed sum, right to claim contribution of only agreed sum। ईशा वांगड़ इसको पढ़िए। Right to claim contribution of only agreed sum, section 147. The principle of equal contribution is subject to the maximum limit fixed by a surety to his liability. Co-surety has who are bound in different sums are liable to pay equally as far as the limits of their responsibility respective obligations permit. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको समझना है। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल या फिर मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन ऑफ ओनली एग्रीड सम, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल कंट्रीब्यूशन जो हमने ऊपर पढ़ा था कि यदि को श्योरिटीज है तो तीनों इक्वली रेस्पॉन्सिबल होंगे, को श्योरिटीज है तो तीनों इक्वली रेस्पॉन्सिबल होंगे। The principle of equal contribution is subject to the maximum limit fixed by a surety to his liability। ये जो equal contribution वाला रूल है ना कि सर श्योरिटी 1, श्योरिटी 2, श्योरिटी 3 तीनों के तीनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे यदि प्रिंसिपल डेटर वो जो कर देता है, डिफॉल्ट कर देता है, 3 करोड़ रुपए का लोन चुकाना है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तब तो ये तीनों 1-1 करोड़ रुपए के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है सर। लेकिन यदि लिमिट बांधी हुई है कि मैं इतने रुपए के लिए रेस्पॉन्सिबल, मैं इतने रुपए के लिए रेस्पॉन्सिबल और मैं इतने रुपए के लिए रेस्पॉन्सिबल, तो ये इक्वल कंट्रीब्यूशन वाला रूल को इसके साथ जोड़ के देखना पड़ेगा। कैसे, आओ समझते हैं। देखो ए बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट टू एक्ट एज श्योरिटीज टू डी वाया डिफरेंट बॉन्ड्स फॉर डिफरेंट पेनल्टीज, यानी कि 3 गारंटर थे S1 S2 देखो 3 गारंटर थे ए बी सी, उन्होंने प्रिंसिपल डेटर डी है उसके लिए गारंटर को गारंटी दी, ठीक है, वाया डिफरेंट बॉन्ड्स फॉर डिफरेंट पेनल्टीज और गारंटीज, तीनों ने अलग अलग अमाउंट की गारंटी दी। सबसे पहले ए ने कितने रुपए की गारंटी ली, 1 लाख रुपए की, बी ने कितने रुपए की गारंटी ली, 2 लाख रुपए की, सी ने 4 लाख रुपए की। ये इनका गारंटी लिया हुआ अमाउंट है, 1 लाख, 2 लाख और 4 लाख, ठीक है। सिचुएशन 1, डी डिफॉल्ट फॉर रुपीज 3 लाख, डी ने 3 लाख रुपए का डिफॉल्ट किया। श्योरिटी इस तरीके से पे करेंगे, कैसे, तीनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, बेसिक रूल, तीनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, नंबर 1। तो सर ए भी 1 लाख रुपए के लिए पे करेगा, बी भी 1 लाख रुपए के लिए पे करेगा, सी भी 1 लाख रुपए के लिए पे करेगा, ठीक है। नंबर 2, सिचुएशन 2,
4 लाख रुपए का डिफॉल्ट कर दिया है, श्योरिटी इस तरीके से पे करेंगे। सर ए ने मैक्सिमम कितने अमाउंट के लिए लिया था, कि सर ए ने मैक्सिमम 1 लाख रुपए के लिए लिया था, तो ए को तो हम 1 लाख रुपए से ज्यादा के लिए परेशान नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ए को तो हम मैक्सिमम 1 लाख रुपए के लिए परेशान कर सकते हैं। बचा 3 लाख रुपए। सर 3 लाख रुपए में अब इसने 2 लाख रुपए की गारंटी ली है, इसने 4 लाख रुपए की गारंटी ली है, लेकिन बचे हुए 3 लाख रुपए को इनके बीच में बरोबर बरोबर, सर ये ऊपर वाला रूल लग जाएगा। कौन सा? को-श्योरिटीज आर लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। ऐसा नहीं कर सकते कि 4 लाख रुपए को आप कैसे बांट रहे हो, 4 लाख रुपए को डिवाइड बाय 3 किया, तो क्योंकि 3 को-श्योरिटीज थे तो 1,33,000 हर कोई चुकाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक ही मैक्सिमम लाइबिलिटी गारंटी जो उसने दी थी वो 1 लाख रुपए की थी। तो सर ए से तो 1 लाख रुपए ले लिया, ठीक है सर। बी और सी जो हैं, अब बी और सी ने, एक ने 2 लाख के लिए और एक ने 4 लाख के लिए गारंटी लिए। अब उनके बीच में ये रूल बरोबर चिपक जाएगा कि इनको कंट्रीब्यूट इक्वली करना है। ये नहीं कह सकते कि मैंने 2 की दी थी और तुमने 4 की दी थी, तो 1:2 के रेशियो में बचे हुए 2 लाख को डिवाइड करो। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। आपको बरोबर बरोबर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा बचे हुए अमाउंट के लिए। जैसे कि सर ए ने 1 लाख रुपए पे कर दिया, बी 1.5 लाख रुपए पे, देखो बचा हुआ जो 3 लाख था उसको बी और सी के बीच में बरोबर बरोबर डिवाइड कर दिया, 1.5 और 1.5 लाख का। क्या ये सेकंड सिचुएशन समझ में आई? बोलिए हाँ या ना, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ईशा शेट्टी, झील, मंशा, हाँ सर समझा। श्लोक, समझ में आया? ठीक है, आइए सिचुएशन 3 देखते हैं। डी ने 8 लाख रुपए का डिफॉल्ट किया, डी ने 8 लाख रुपए का डिफॉल्ट किया। टोटल गारंटी कितनी थी? 1 लाख, 2 लाख और 4, 4, 5, 6, 7। तो सर अब कैसे होगा? ये अपना 1 लाख की दे देगा, ये 2 लाख की दे देगा और ये 4 लाख की दे देगा। टोटल 7 लाख की गारंटी थी इसके पास में, ठीक है। और 1 लाख रुपए अब क्रेडिटर को नहीं मिलेगा, वो उसको भी नुकसान सहन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर ये कंट्रीब्यूशन का रूल है ना, ये तुम्हारी मैक्सिमम गारंटीड अमाउंट के अंदर अंदर ही लगेगा, ये तुम्हारी मैक्सिमम गारंटीड अमाउंट के अंदर अंदर ही लगेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। ये सिचुएशन, ये जो बी पॉइंट है, राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन ऑफ ओनली एग्रीड सम, वो जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है ना उसके अंदर अंदर इस तरीके से खेला जाएगा। सिचुएशन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सिचुएशन 2 से हमारा 1 और 2 को एक साथ उठा के देखोगे ना, तुमको ये एग्जाम्पल, ये पॉइंट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब नाउ वी हैव डन, क्या क्या कर लिया अपन ने? राइट्स ऑफ श्योरिटी कर लिए कि सर राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट प्रिंसिपल लेटर, राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर, राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट को श्योरिटीज। ये जो लास्ट पॉइंट पढ़ाया है ना अगेंस्ट को श्योरिटीज में, इसमें तुम्हारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की संभावना या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी रहती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी यानी कि श्योरिटी की लायबिलिटी कब खत्म होती है, वो कब डिस्चार्ज होता है? कि सर वो तब डिस्चार्ज होता है जब उसकी लायबिलिटी कम्स टू एन एंड। कि सर लायबिलिटी कैसे कैसे कम्स टू एन एंड हो सकती है? व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ डिस्चार्ज? नंबर 1 बाय रिवोकेशन, जब वो रिवोक कर दे अपनी गारंटी को। नंबर 2 बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, एंड नंबर 3 ऑन इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये 3 तरीके अपने को पढ़ने हैं डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी के। क्या क्या 3 तरीके हैं भाई? 3 तरीके हैं। बाय रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है, रिवोकेशन मतलब वापस ले लेना। बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, एंड नंबर 3 ऑन इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को ही गलत मान लिया जाएगा, ठीक है। बाय रिवोकेशन, रिवोकेशन वाला पहला पॉइंट करते हैं। और श्योरिटी कब डिस्चार्ज हो रहा है अपनी लायबिलिटी से? हाथ जोड़ेगा वो कि भैया जान बची लाखों पाए। बाय रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, पढ़ना चालू करो। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय नोटिस, सर
कंटिन्यूइंग गारंटी जो होती है उसको कभी भी रिवोक किया जा सकता है. इट कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बाय द श्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस बाय नोटिस टू दी क्रेडिटर्स. फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए तो किया जा सकता है. कैसे कि सर गारंटर ने कंटिन्यूइंग गारंटी दी अगले 1 साल तक के लिए. अभी तक उसकी गारंटी के बेसिस पे 3 ट्रांजैक्शन हो गए. उसने यहाँ पर आके इस कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक कर दिया. उसने यहाँ पर आके इस कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक कर दिया, रिवोक कर दिया, रिवोक कर दिया. यानी कि फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए अब ये गारंटी रिवोक हो चुकी है. पुराने वालों के लिए वो वैलिड रहेगी आज भी. ठीक है. So continuing guarantee can be revoked anytime by surety as to future transactions by notice to the creditors. Once the guarantee is revoked, the surety is not liable for any future transactions which takes place between the principal debtor and the creditor. However, he is liable to all the transactions that took place before the notice was given. क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलो. सिंपल है ना, जो पहले पढ़ाया था वही है ना. झील, रिया, ये कुछ जने गायब क्यों हो गए भाई? रिया मैडम, झील मैडम, ईशा शेट्टी. यस सर. क्या बात है, नाश्ता करने लग गए क्या? नहीं सर. अकेले अकेले नाश्ता करने से पाप लगता है, पता है तुमको? तो पाप के भागीदार बन जाओगे तुम सब. नेक्स्ट, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ. श्योरिटी यदि मर गया है, ठीक है, समझना इसको ध्यान से. ये गारंटर है या क्रेडिटर है या प्रिंसिपल डेटर है, इसने कंटिन्यूइंग गारंटी दी है अगले 1 साल के लिए. ठीक है. यहाँ इस पॉइंट पे आके डेथ हो जाती है गारंटर की, तो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाएगी. बट दिस इज सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी. यदि इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम्हारी डेथ के बाद में भी नहीं होगी, तो सर जिसने भी इसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है ना, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए भी. सो कैसे करेंगे अपन? इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी. यदि कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज नहीं लिखा हुआ है तब तो डेथ के साथ में खत्म, और यदि कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज लिखा हुआ है तब फिर वो गारंटी कंटिन्यू हो जाएगी चाहे डेथ हो गई हो तो भी. इसलिए इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में कोई अपोजिट बात नहीं लिखी हुई है, the death of the surety means revocation of a continuing guarantee as to the future transactions taking place after death of surety. सिंपल है. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज नहीं लिखा हुआ है तो जहां पर डेथ हुई उसके बाद में कंटिन्यूइंग गारंटी फिनिश. ठीक है. नेक्स्ट, श्योरिटीज एस्टेट रिमेन्स लायबल फॉर द पास्ट ट्रांजैक्शन. श्योरिटी गारंटर की जो भी एस्टेट थी ना, पैसा उसमें से वसूला जाएगा. जो 1, 2 और 3 ट्रांजैक्शंस जो डेथ के पहले हो चुके हैं, उसकी गारंटर की जो भी प्रॉपर्टी थी, एस्टेट थी, उसमें से वसूला जाएगा. श्योरिटीज एस्टेट रिमेन्स लायबल फॉर द पास्ट ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस बिफोर द डेथ ऑफ द श्योरिटी. बात समझ में आ गई? सिंपल है. ठीक है. और तीसरा है बाय नोवेशन. बाय नोवेशन, रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बाय नोवेशन. भाई मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है व्हाट इज नोवेशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन, रेसिशन, वेवर. नोवेशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन, रेसिशन, वेवर पढ़ा हुआ है अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. नोवेशन में क्या होता है? नोवेशन का मतलब होता है न्यू. या तो एक पार्टी न्यू आ गई है, या तो एक पार्टी न्यू आ गई है, या पुरानी दोनों पार्टीज में पुराना कॉन्ट्रैक्ट हटके नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया है. लो भाई, गारंटर की गारंटी खत्म उस पॉइंट से. या तो दोनों पार्टीज में से एक पार्टी कोई नई आ गई है, इन दोनों के बीच में कोई ऐसा अरेंजमेंट हुआ है, या फिर पुराने कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने कोई एडजस्टमेंट कर दिया बिना गारंटर से पूछे, तो फिर इसकी गारंटी वहीं खत्म. नोवेशन. यस, याद आया? नोवेशन मींस न्यू, आइदर न्यू पार्टी और न्यू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सेम पार्टीज. चलिए पढ़ना चालू करते हैं. द श्योरिटी अंडर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड if a fresh contract is entered into either between the same parties or between the other parties
कंसिडरेशन बीइंग द म्यूचुअल डिस्चार्ज ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी पुराने कॉन्ट्रैक्ट के साथ में छेड़छाड़ कर दी इन लोगों ने बिना गारंटर की परमिशन के, तो गारंटर उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर रिलीव हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए? यानी अब आप चेंज करना चाहते हो तो आपको गारंटर की भी परमिशन लेनी पड़ेगी, और गारंटर तो परमिशन देगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है जैसे ही चेंज हुआ और मेरी परमिशन नहीं मिली तो मेरी गारंटी खत्म, मैं तकलीफ बार। ठीक है, इसलिए यदि दोनों पार्टीज प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर कोई चेंज करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर कोई पार्टी चेंज हो जाती है, तो फिर गारंटर की गारंटी खत्म। ठीक है, क्या ये पहला पॉइंट समझ में आया? रिवोकेशन किस किस तरीके से गारंटी रिवोक हो जाएगी? हैव यू ऑल गॉट दिस? ये समझ में आया या नहीं आया? बोलिए हाँ या ना। ठीक है, वापस रिजॉइन करो ऑन द सेम लिंक सो दैट आगे कंटिन्यू करें।